आज का टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में बेसिकली हम क्या सीखते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है एंड कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ मेरा अमाउंट से मतलब बेसिकली मास से है, लेकिन जो पूरा का पूरा अगर कोई केमिकल रिएक्शन आप एनालाइज करते हो वो मोल बेसिस पे करते हो। किस बेसिस पे करते हैं? मोल के बेसिस पे। तो बेसिकली किसी भी टर्म में अपने को आंसर निकालना है, कितना ग्राम ये रिएक्ट हुआ, कितना ग्राम ये फॉर्म हुआ, कितना लीटर ये रिएक्ट हुआ, कितना लीटर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, किसी में भी जाना है। स्टार्टिंग हम किससे करते हैं? मोल से, क्योंकि हम सबको पता है अगर मोल का फॉर्मूला आ गया तो मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, या वॉल्यूम के टर्म में क्या सीखा है? वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म में वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो स्टोइकियोमेट्री का सिंपल मतलब होता है एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स। तो इनिशियल फेज में हम मोल के बेसिस पे ही करेंगे। और जहां तक मैं बात करूं, यहां रिएक्शन जो शब्द मैंने यूज किया है, इट शुड बी अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन को मोल बेसिस पे एनालाइज करना इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। अब इसके लिए अपने पास एक रिएक्शन दिया होता है, उस रिएक्शन को सबसे पहले हमें बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? बैलेंस। किसी भी रिएक्शन में अगर आए कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? रिएक्शन को बैलेंस करना। और बैलेंस करने के बाद हम एक रूल अप्लाई करते हैं। इस रूल का नाम क्या था? लॉ ऑफ मोल बैलेंस, LOMB। और LOMB जो लगता है वो कैसे लगाना है, सबसे बड़ा क्रूशियल चीज होता है। देखो, मान लो अपने पास एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स 3C। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ध्यान सुनिएगा, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। यहां जो 2, 1 और जो 3 कोफिशिएंट है, इनको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग मोल्स। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग मोल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बैलेंसिंग मोल आम भाषा में बोलेंगे। तो कौन रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा और कौन सा प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, ये बैलेंसिंग मोल पे ही डिपेंड करता है। और इसी को डिस्क्राइब कौन करता है? लॉ ऑफ मोल बैलेंस। लॉ ऑफ मोल बैलेंस कैसे अप्लाई करेंगे? फिर से बता दूं, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? बैलेंस करना है। दूसरा स्टेप क्या अप्लाई करना है? LOMB। LOMB किसको देखते हो अप्लाई करना होता है? गिवन मोल्स को या बैलेंसिंग मोल्स को? बैलेंसिंग मोल्स को। और फिर गिवन मोल से उसके बाद कंपैरिजन करना है। 3 स्टेप है, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले क्या करना? बैलेंस करना। दूसरे स्टेप में क्या अप्लाई करना? LOMB। LOMB क्या देख के लगाते हैं? बैलेंसिंग मोल्स। और उसके बाद से क्या करना है? कंपेयर करना है। किससे? गिवन मोल से। जरूरी नहीं है कि हमेशा गिवन मोल ही हो सकता है गिवन मास हो सकता है गिवन वॉल्यूम हो। तो गिवन मास या गिवन वॉल्यूम को पहले क्या करना पड़ेगा? मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ LOMB क्या बोलेगा? यहाँ LOMB के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि when 2 moles of A react, then how many moles of B required? Then 1 mole of B required. To form how many moles of C? To form 3 moles of C. तो यहां सिंपल लिख सकते हैं 3 moles of C form। यहां सिंपल रिएक्शन को देखते हुए हमने लिख दिया। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अब नया होता कि बताइए 0.5 मोल A से कितना C बनेगा। तो सके अगेन A से C कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे बताइए? 2 मोल से 3 मोल, तो 1 से 3/2, तो फिर 0.5 से 0.5 इंटू 3/2 मतलब 0.75, 3/4 हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं? 2 से 3, तो 1 से 3/2, तो 0.5 से कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.5/2। सही बात है, कितना हो जाएगा? 3/4। कितना आएगा? 0.75 मोल। तो सिंपल गिवन मोल से तीसरे स्टेप में कंपेयर करना है, पहले स्टेप में कंपेयर नहीं करना है। तो पहले मैं इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाता हूं। मान लो क्वेश्चन आया, ध्यान सुनिएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ या हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 is formed on combustion of 0.5 मोल प्रोपेन। 0.5 मोल प्रोपेन। तो अपने पास प्रोपेन है और इसका हमने कंबशन किया। तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रिएक्शन में। तो तुरंत कंबशन का मतलब किसके साथ रिएक्शन कराओगे? O2 के साथ, C3H8 प्लस O2। और किसी भी कंबशन में क्या बनता है बेटा? CO2 प्लस H2O। पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं? इधर कितने कार्बन?
तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, कितने हाइड्रोजन 8, इधर कितने 2, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4, कितना ऑक्सीजन हो गया 6, इधर 4, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 10, और इधर कितना है 0, तो क्या 2, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो यहाँ 10 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस कर लिया, दूसरा स्टेप क्या अप्लाई करेंगे LOMB। तो LOMB क्या कहता है कि व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट then how many moles of oxygen consume? 5 mole of oxygen consume are required to form how many moles of CO2? To form 3 mole of CO2, 3 mole of CO2 will be formed and simultaneously 4 mole of H2O is formed. Is it clear? क्या हमें सब कुछ कंपेयर करना है या सिर्फ प्रोपेन से CO2 कंपेयर करना है? सारे क्वेश्चन में क्या पूछा है 0.5 मोल प्रोपेन से कितना CO2 बनेगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव आ सकता था कि 0.5 मोल प्रोपेन के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, 0.5 मोल प्रोपेन के लिए या कुछ भी यहां पे आ सकता है 0.5 मोल के लिए कितना H2O बनेगा। तो सिंपल अपने को प्रोपेन से क्या निकालने का है CO2, सिर्फ इस दो सेगमेंट को आप कंपेयर करिए तो क्या बोलेंगे, बोलो 1 मोल प्रोपेन में कितना CO2 बन रहा है 3 मोल CO2 फॉर्म हो रहा है। क्या हमें 1 मोल से निकालना है, नहीं, कितने मोल से निकालना है 0.5 मोल से। दिस इज गिवन मोल या बैलेंसिंग मोल, गिवन मोल, एंड दिस इज बैलेंसिंग मोल। तो पहले हमने बैलेंस कर लिया, LOMB लगा लिया, अब गिवन मोल के लिए कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या बोलेंगे फिर 0.5 मोल प्रोपेन के लिए 1.5 मोल CO2 फॉर्म होगा। इज इट क्लियर? क्या हमें मोल निकालना है कि मास निकालना है, मास। तो कैसे निकलेगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है 44, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। CO2 का मोलर मास कितना है 44। इज इट क्लियर? तो ये हो गया बेसिक स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन की कैसे करते हैं। मान लो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आए, हाउ मेनी ml of CO2 is formed at NTP on decomposition of 25 ग्राम लाइमस्टोन। ये भी बेसिक सवाल है, लाइमस्टोन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें दिया ग्राम है, पूछा लीटर है, तुम्हें उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हारा पूरा काम किस पे चलेगा, पहले मोल पे। तो पहले क्वेश्चन में जो भी दिया है रिएक्टेंट का ग्राम या रिएक्टेंट का लीटर, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मोल में। फिर मोल से ही कंपेयर किसको निकालोगे, मोल को, एंड देन उसके बाद से हम आंसर करेंगे। तो बताइए क्या करें, CaCO3 जब डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा CaO प्लस CO2, ये सॉलिड गैस। इज इट क्लियर? अब क्या बोल सकते हैं, बोलो LOMB के अकॉर्डिंग 1 मोल CaCO3 अगर डिकम्पोज होगा, 1 मोल CaCO3 अगर डिकम्पोज होगा तो कितने मोल CO2 बनेगा, 1 मोल CO2 फॉर्म होगा, बिकॉज रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये 1 मोल से बात आ गया। क्या अपने पास गिवन मोल CaCO3 के 1 है या हमें निकालना पड़ेगा, कितना मास है 25 ग्राम। तो अगर 25 ग्राम में मोल निकालूं तो 25 अपॉन 100 गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना मोल दिया एक्चुअली इसका 0.25 मोल। कितना आ गया 0.25 मोल। 25 ग्राम का मतलब 0.25 मोल। तो सिंपल 1 मोल में कितना 1 मोल, तो 0.25 मोल में कितना 0.25। बिल्कुल। तो 0.25 मोल CaCO3 में 0.25 मोल कौन बनेगा, CO2 बनेगा। तो क्या मोल आ गया तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर। तो यहां से वॉल्यूम आ गया मोल 0.25 इंटू 22.4 दैट इज 5.6 लीटर, और ml में करना है तो इंटू 1000 कर देंगे। कितना आ जाएगा बोलो 5600 ml। क्या क्लियर है? तो ये हो गया बेसिक स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, मान लो कि तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट है और दोनों का अमाउंट गिवन है। अभी तक अगर ध्यान आप दो तो 0.5 मोल प्रोपेन दिया था, हमने ऑक्सीजन की बात नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये मान के चलेंगे कि ऑक्सीजन किस में होगा, एक्सेस में होगा, जितना भी रिक्वायरमेंट होगा उतना तो ऑक्सीजन है ही। अगर कंबशन में कुछ बोला नहीं है,
एक रिएक्टेंट का ही अमाउंट दिया है लेकिन एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो बाकी के रिएक्टेंट है वो किसमें है, एक्सेस में। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट्स हैं और उसमें सबका अमाउंट दिया है, तो फिर आप ऐसा मान के नहीं चल सकते कि नहीं ये एक्सेस में ही होगा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो मौजूद है ही। फिर आपको लगाना पड़ता है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लगाना पड़ता है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पता 2 मोल्स ए के लिए 1 मोल बी है, रिक्वायर्ड है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल ऑफ ए से कितना रिक्वायर्ड है, 1 मोल ऑफ बी, लेकिन 0.5 ही दिया हो, बी कितना दिया हो 0.5। क्या ये रिएक्शन उसी मैनर में प्रोसीड होगा जैसे हम सोच रहे होंगे, नहीं, क्योंकि दूसरे जो रिएक्टेंट है उसका जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट है ही नहीं। तो ऐसे रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना, ये हो गया बेसिक लॉ ऑफ मोल बैलेंस का क्वेश्चन, बेसिक स्टाइकियोमेट्री क्वेश्चन। कितने स्टेप अप्लाई करने हैं बोलो, 3। कौन कौन सा स्टेप था, पहला बैलेंस करना, फिर एलओएमबी अप्लाई करना, फिर गिवन मोल से कंपेयर करना। क्या गिवन मोल डायरेक्टली दिए होंगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है मास के फॉर्म में हो, लेटर के फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो सकता है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। देखो इसको निकालने के बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे रॉ तरीके से जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, और वो थोड़ा सिंपल भी होगा, थोड़ा सा आपको नो मैच्योरिटी भी आएगी क्वेश्चन को देख के समझने में, सोचने में। मान लीजिए मैंने यहां पे बोला इफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन reacts with 8 gram of oxygen to form CO2 and H2, then find out limiting reagent, excess reagent and the amount of CO2 and H2O form। सबसे पहले यह समझो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएजेंट है जो रिएक्शन में सबसे पहले ही खत्म हो जाता है, मतलब रिक्वायर्ड मोल से कम मोल गिवन है। जो भी एलओएमबी के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड मोल होगा उससे कम मोल गिवन है। एक्सेस कौन है, रिक्वायर्ड मोल से ज्यादा मोल है। सबसे पहले दिमाग रखो, लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन ऐसा लिख के नहीं आएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालो तो ही सॉल्व करो, आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, तो मैंने समझाया कि जब भी जो 2 रिएक्टेंट दिए हैं, अगर दोनों का अमाउंट मेंशन है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके बाद ही पूरी कैलकुलेशन करेंगे। अब कॉमन सेंस वाली बात है, मान लो आपके पास 2 रिएक्टेंट है ए और बी। ए का रिक्वायर्ड है 2 मोल और बी का रिक्वायर्ड है 2 मोल। दिस इज रिक्वायर्ड, ए का 2 मोल, बी का 2 मोल। लेकिन आपने जब कैलकुलेशन किया तो देखा आपके पास बी तो 1 मोल ही है, तो क्या ये रिएक्शन में ए पूरा का पूरा खत्म हो पाएगा, क्योंकि ए का पूरा 2 मोल खत्म करने के लिए बी का भी कितना चाहिए, 2 मोल, लेकिन बी का तो कितना है 1 मोल। तो बी पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, लेकिन ए पूरा का पूरा खर्च नहीं होगा। तो बी कौन सा रिएजेंट कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ए क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट। अब प्रोडक्ट कितना मोल फॉर्म हुआ, ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि एक्सेस रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि एक्सेस तो पूरा खर्च ही नहीं हुआ, लिमिटिंग पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। तो आपके पास आसानी रहेगा कि हाँ ये 3 मोल्स था या 1 मोल था और 1 का 1 पूरा रिएक्ट हो गया। तो अगर 1 का 1 पूरा रिएक्ट हो गया तो ये इतना ही बना होगा। मतलब इन शॉर्ट, प्रोडक्ट कितना बना ये पूरा कैलकुलेशन किस बेसिस पे करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए भी सेम स्टेप है। फर्स्ट स्टेप बैलेंस द रिएक्शन, सेकंड स्टेप एलओएमबी, थर्ड स्टेप कंपेयर विद गिवन नंबर ऑफ मोल्स। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2। इज इट क्लियर। बैलेंस अगर करूं तो यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं गिवन मोल्स अपने पास है कितने, ताकि आसानी रहे। CH4 का कितना मास दिया है 8 ग्राम, तो मोल कितना होगा
8/16, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है 0.5। ऑक्सीजन का कितना मास है 0 पॉइंट, यहाँ पे मास कितना है 8 ग्राम और मोलर मास 32, तो इसका भी मोल कितना आएगा 0.25, 8/32 लेना है, इसका 0.25 है। इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव आ सकता है, ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में आएगा ही आएगा, हो सकता है वैसा ना भी हो, तो अपने को कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से अगर LOMB लगाएं तो आपको क्या दिखेगा, बोलिए। 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ O2 टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू LOMB क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ O2, तो फिर बेटा 0.5 रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ O2। क्या हमने रिएक्शन बैलेंस कर लिया? यस। क्या हमारे सामने LOMB लगाया हमने, पहले लगाते हैं LOMB। क्या लिखेंगे LOMB के अकॉर्डिंग, बोलो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोल बैलेंस क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ O2, ये अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग मोल है। क्या अपने पास 1 मोल CH4 है? नहीं। कितने मोल है 0.5, तो क्या लिख सकते हो, सो 0.5 मोल CH4 रिक्वायर्स, बिल्कुल 1 मोल ऑफ O2। क्या अपने पास 1 मोल है, तो क्या लिखेंगे, बट वी हैव ओनली 0.25 मोल O2, मतलब रिक्वायर्ड से ज्यादा है कि रिक्वायर्ड से कम है, कम है। दैट मीन्स कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन आ गया O2, एक्सेस रिएक्टेंट कौन आ गया CH4। इज इट क्लियर? क्या क्लियर है? बिल्कुल। तो ये इनिशियल स्टेप हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ CO2 एंड H2O फॉर्म। तो कितना CO2 और कितना H2O बनेगा, किस बेसिस पे डिसाइड करोगे अब, O2 के बेसिस पे कि CH4 के बेसिस पे? O2 के बेसिस पे। तो सबको O2 के बेसिस पे कंपेयर करोगे, सबको O2 के बेसिस पे कंपेयर करोगे। कैसे कंपेयर करोगे जरा बताओ। तो यहां से देखने से क्या लग रहा है कि 2 मोल्स ऑफ O2 अगर रिएक्ट करेगा तो फिर 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म होगा। ये रिएक्शन बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ O2 रिएक्ट देन 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म। अब क्या O2 एक्चुअली 2 मोल रिएक्ट हुआ है? O2 कितना रिएक्ट हुआ है 0.25। भाई अगर लिमिटिंग है, अगर आपने लिमिटिंग O2 लिख दिया तो लिमिटिंग के गिवन मोल्स कितने थे 0.25, रिएक्ट भी कितना हो गया 0.25, तो रिमेनिंग कितना है 0, रिमेनिंग कितना है 0, मतलब पूरा का पूरा 0.25 रिएक्ट हो गया। तो बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्लियर हो गया। पहला काम क्या किया मैंने, बैलेंस, फिर क्या लगाया LOMB, फिर गिवन मोल से कंपेयर करके पता कर लिया कि लिमिटिंग कौन है, और एक बार लिमिटिंग मालूम चल गया उसको पकड़िए और उससे सभी चीजें कंपेयर करिए। तो क्या दिख रहा है 2 मोल्स ऑफ दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्ट देन 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म। तो 1 मोल से कितना होगा फिर 1/2 मोल CO2, और हमें कितने मोल से निकालना है 0.25 से। सो फ्रॉम 0.25 मोल O2, 0.25/2 मोल CO2 फॉर्म, मतलब 1/8 मोल 0.125 मोल CO2 बनेगा। ऐसे ही H2O निकाल सकते हो। बताओ H2O क्या होगा। अगेन 2 moles of O2 will give 2 moles of H2O। ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो सीधा सीधा 0.25 मोल O2 से 0.25 मोल H2O, और एक बार मोल आ गया तो आप उससे चाहे मास निकाल लीजिए या आप उसे वॉल्यूम निकाल लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। तो क्या हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे? कैसे करना है, 2 रिएक्टेंट दिए होंगे और दोनों का अमाउंट गिवन होगा। अगर 2-3 रिएक्टेंट है और सिर्फ एक का ही अमाउंट गिवन है तो हम ये मान के चलेंगे कि बाकी लोग किसमें है, एक्सेस में है, तो अपना काम हो जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक स्टाइकियोमेट्री खत्म होता है। अब जो मैं डिस्कस आपसे करने वाला हूं वो है परसेंटेज प्योरिटी। ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा समझते हैं, केस वाइज डिस्कस करेंगे। अब जो आपको सिखाने जा रहा हूं
वो है परसेंटेज प्योरिटी। आजकल इसके खूब क्वेश्चन आते हैं। देखो, मान लो मैंने बोला कि ये एक कंपाउंड है जो कि 80% प्योर है। क्या है? 80% प्योर। तो दिस इज फॉर श्योर कि इसमें 20% क्या होगा? इम्प्योरिटी होगा। अब मैंने बोला कि इसने कुछ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ प्रोडक्ट का कितना मास बनेगा? अगर ये 100% प्योर होता तो जितना मोल ये रिएक्ट करता उसके अकॉर्डिंग उसके ही मोल बनते, लेकिन ये जितना मोल रिएक्ट करेगा क्या पता उसका उतना बने या ना बने, क्योंकि इसमें तो कुछ इम्प्योरिटी है। बस तुम्हें ये मैं बताना चाहूंगा, रिएक्शन में हमेशा प्योर सैंपल ही पार्टिसिपेट करता है। मतलब 20 ग्राम अगर मैंने सैंपल का दिया है तो मान के चलो कि सिर्फ x ग्राम ही रिएक्ट हो रहा है। कितना ग्राम रिएक्ट हो रहा है? x ग्राम। x ग्राम से बाकी चीजें निकालना। मैं इसको केस वाइज समझाऊंगा, ज्यादा क्लियर होगा। इस तरीके से बात करने से क्लियर नहीं होगा। देखो, सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? तो परसेंटेज प्योरिटी होता है जो भी उसके अंदर मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है प्योर सब्सटेंस उसका मास अपॉन इनिशियल मास जो भी इसका दिया है इनटू 100, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी। क्या बोलते हैं? परसेंटेज प्योरिटी। इसमें 3 केस बनते हैं, 3 केसेस के क्वेश्चन आते हैं। रिएक्टेंट का परसेंटेज प्योरिटी दिया है, प्रोडक्ट का मास निकालना है। रिएक्टेंट का परसेंटेज प्योरिटी दिया है, रिएक्टेंट का ही मास निकालना है। और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास दिए हैं, परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। तो 2 क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी दिया होगा, रिएक्टेंट का मास निकालना होगा, प्रोडक्ट का मास निकालना होगा, या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास दिया होगा और आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। मैं इस तीनों को 3 एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर मैं आपको एक बॉटम लाइन बता दूंगा कि ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहला मैं क्वेश्चन देता हूं, 50 ग्राम ऑफ 80% प्योर लाइमस्टोन डिकम्पोज to form CO2 and CaO. What will be the volume of CO2 released? अपने को ये क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिएगा। तो CaCO3 अगर मैंने तोड़ा तो ये क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। इज इट क्लियर? ये गैस है, सॉलिड है, सॉलिड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गिवन मोल का, तो गिवन मोल्स कितने हैं बेटा अपने पास CaCO3 के? तो 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास 100, 0.5 मोल है। इज इट क्लियर? LOMB क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोल बैलेंस हम क्या समझ पा रहे हैं? 1 मोल CaCO3 will form 1 mole CO2. On decomposition of 1 mole CaCO3 will get 1 mole CO2. क्या अपने पास 1 मोल CaCO3 है? नहीं है। अपने पास सिर्फ कितना है? 50 ग्राम, मतलब 0.5 मोल है। तो क्या लिखेंगे? सो फ्रॉम 0.5 मोल CaCO3 अपने को कितना मिलेगा? 0.5 मोल CO2 फॉर्म होना चाहिए। 0.5 से 0.5 तो ही फॉर्म होगा जब सैंपल कितने परसेंट प्योर हो? 100%। क्या ये 100% प्योर है? नहीं। सिर्फ कितना परसेंट प्योर है? 80%। मतलब 1 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो एक्चुअल कितना बनेगा? सिर्फ 0.8 मोल ही बन पाएगा। कितना बन पाएगा? 0.8 मोल। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? अब क्योंकि परसेंटेज जो प्योरिटी है वो 80% है, इसलिए जो मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म होंगे वो कितना होना चाहिए था? 0.5, लेकिन होगा इसका 80%। कितना होगा? 80%। मतलब कितना बनेगा एक्चुअली? 0.4 मोल ही CO2 बन पाएगा। कितना बन पाएगा? 0.4 मोल। कैसे समझाया? 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट तब करेगा, तब बनेगा जब कितना परसेंट प्योर हो? 100%। क्या 100% है? नहीं, उसमें कुछ इंप्योरिटी है, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ कम ही बनेगा। कितना बनेगा? तो परसेंटेज प्योरिटी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्चुअल बनना कितना चाहिए था? 0.5, लेकिन बना कितना? 0.4। और एक बार मोल आगे तो वॉल्यूम निकाल सकते हो।
सो वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी, बोलो कितना आएगा, 0.4 इंटू 22.4 लीटर, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें किसका मास या किसका वॉल्यूम निकालना था, प्रोडक्ट का, और किसका मास दिया था, रिएक्टेंट का, और क्या दिया था, परसेंटेज प्योरिटी। तो इस केस के लिए अगर अपने को रिएक्टेंट का मास दिया हो, परसेंटेज प्योरिटी दिया हो, और निकालना किसका हो, प्रोडक्ट का, तो हमें परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, किसमें, प्रोडक्ट में। अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझाता हूं। अब दिया है अपने को on decomposition of 60% pure limestone, 60% pure limestone, 5.6 liter of CO2 is formed at NTP. Calculate the mass of sample. अपने को सैंपल का मास निकालना है, CaCO3 का एक्चुअल मास निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अब ये दूसरे केस में क्या क्या दिया है, परसेंटेज प्योरिटी दिया है, और रिएक्टेंट के मास से किसका दिया है, प्रोडक्ट का मास दिया है। किसका दिया है, प्रोडक्ट का मास दिया है। तो फिर इसमें कैसे करेंगे, अगेन CaCO3 जब तोड़ोगे तो मिलेगा CaO प्लस CO2 गैस। क्लियर, अपने को साफ साफ दिख रहा है 1 मोल CaCO3 अगर रिएक्ट किया होगा तो 1 मोल CO2 बना होगा। इज इट क्लियर? अब CO2 का एक्चुअल मोल कितना है, 5.6 लीटर है, तो मोल निकालोगे तो डिवाइड बाय 22.4, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। इस हिसाब से इसका कितना मोल आया है, 0.25 मोल CO2। सो फॉर 0.25 mole of CO2, what will be the mole of CaCO3? Obviously 0.25 mole of CaCO3 so decompose to form 0.25 mole of CO2. That means the mass of CaCO3 that is required to form 0.25 mole of CO2 is 25 ग्राम। कैसे, तो ऑब्वियसली मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना है 100, तो 100 इंटू मोल कितना है 0.25, तो मास ऑफ CaCO3 कितना आ गया 25 ग्राम। लेकिन ये कब सही होता, 100% प्योरिटी के लिए। अब यहां से थोड़ा दिमाग लगाना है, हमने किसका मास निकाला, रिएक्टेंट का। किसका मास निकाला, रिएक्टेंट का, जो कितना आया 25 ग्राम। लेकिन वो मास ओरिजिनल आया जो 5.6 लीटर CO2 को प्रोड्यूस करेगा। एक्चुअल में इससे ज्यादा मास रहा होगा, इससे कम मास रहा होगा, इससे ज्यादा मास रहा होगा। ये तो प्योर का मास आ गया ना, ये जो भी आपके सामने मास आया है वो किसका मास आया है, प्योर CaCO3 का। अगर आपने प्योर CaCO3 लिया है और 60% ही प्योर है, तो मैं लगता है कि 0.25 मोल CO2 दे देगा। 0.25 मोल CaCO3 0.25 मोल CO2 कब देगा, जब 100% प्योर हो। तो यहां 0.25 मोल अगर CO2 आया है इतना बनाने के लिए, क्या इसका 0.25 चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट तो किसका है, इम्प्योरिटी का है। तो जो भी मास आया होगा, अगर मैं सैंपल का मास निकालूं, मास ऑफ सैंपल, तो ये मास ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो ध्यान सुनना, जो भी हमने प्योर का मास निकाला है उसमें क्या डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज प्योरिटी डिवाइड कर देंगे। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर डिवाइड क्यों किया। डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें मास क्या करना है, बढ़ाना है। अगर आपने 0.6 मल्टीप्लाई कर दिया तो मास क्या हो जाएगा, कम, और नहीं तो इतना दिमाग नहीं लगा पाओ तो ये देखो, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू क्या, मास ऑफ प्योर सैंपल अपॉन इनिशियल मास। इनिशियल मास कितना आ जाएगा, जो भी प्योर सैंपल का मास आया डिवाइड बाई परसेंटेज प्योरिटी। तो तुम्हारे पास प्योर सैंपल का मास कितना आया बेटा, 25 ग्राम आया है कि नहीं।
प्योर सैंपल प्योर सब्सटेंस का मास कितना आया है 25 ग्राम, तो इनिशियल मास कितना रहा होगा 25 ग्राम अपॉन परसेंटेज प्योरिटी 25 अपॉन 0.6 ग्राम। यहां का बॉटम लाइन समझो, अगर परसेंटेज प्योरिटी दिया है और रिएक्टेंट का मास भी दिया है और प्रोडक्ट का मास निकालना है तो परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई करना है, और अगर तुम्हें रिएक्टेंट का मास दिया है तो परसेंटेज प्योरिटी, अगर तुम्हें रिएक्टेंट का मास निकालना है तो परसेंटेज प्योरिटी डिवाइड करना है। अब इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिंपल सी बात है कि जो भी मास आया होगा उससे ज्यादा ही मास चाहिए। क्यों ज्यादा मास चाहिए भाई? कुछ उसमें कुछ मास क्या है, इम्प्योरिटी है, तो जो भी एक्चुअल मास आया है उसमें कुछ ना कुछ मास हमें ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए पॉइंट वाली चीजों को क्या करना है, डिवाइड करना है, या फिर यहां से हम सीधा सीधा समझ सकते हैं। तो कितने केस हो गए? 2, और अब केस कौन सा है? थर्ड। क्या? रिएक्टेंट का मास दिया है, प्रोडक्ट का मास दिया है, और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी। क्या निकालना है? परसेंटेज प्योरिटी। तो वो क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। अब मैंने क्वेश्चन में दिया 50 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ CaCO3 decomposed to give या to form 22 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर? कितना आया है? 22 ग्राम ऑफ CO2। What will be the percentage purity of sample? ध्यान से सुनना। तुम मुझे बताओ, ये जो 50 ग्राम है ये CaCO3 का मास है या CaCO3 प्लस इम्प्योरिटी का मास है? CaCO3 प्लस इम्प्योरिटी का मास है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ सैंपल दिया है CaCO3 का, और हमें परसेंटेज प्योरिटी ढूंढना है, हाँ या ना? तो अपने को जो 50 ग्राम दिया है उसमें CaCO3 भी होगा, प्लस साथ में कितना क्या होगा, इम्प्योरिटी भी होगा। मान लेता हूं कि CaCO3 इसमें से x ग्राम है। कितना ग्राम है? x ग्राम। तो जो परसेंटेज जो इम्प्योरिटी होगा कितना होगा, 50 माइनस x ग्राम, हाँ या ना? तो एक्चुअल CaCO3 जो रिएक्शन में जाएगा वो 50 ग्राम पूरा भेज देंगे या x ग्राम भेजना पड़ेगा? x ग्राम। तो चलो बताते हैं, CaCO3 ऑन डिकम्पोजिशन फॉर्म CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। देखो परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन फंसता है सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कि हमने एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन कर रखा है। अभी तक आपने मैक्सिमम क्वेश्चन इस फर्स्ट केस में किया हुआ है कि परसेंटेज प्योरिटी दिया है, प्रोडक्ट का मास निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पूरा पूरा प्योर नहीं है तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो कुछ कम ही बनेगा। कितना कम बनेगा? परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आजकल आप देखोगे PYQs उठा के तो इसके क्वेश्चंस भी बहुत आना स्टार्ट हो गए, इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई कब करना है या डिवाइड कब करना है। तो प्रोडक्ट का मास निकालना है तो परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट का मास निकालना है तो परसेंटेज प्योरिटी डिवाइड करना है, और खुद परसेंटेज प्योरिटी निकालना है तो ये करना है जो मैं करने जा रहा हूं। तो बताओ CO2 का कितना मोल दे रखा है बेटा? 0.5 मोल, क्योंकि 22 ग्राम है। इज इट क्लियर? 22 ग्राम है, बोलो हाँ या ना? जो भी दिया हो, ऐसा नहीं कि 22 ग्राम, ये यहाँ पे 11 ग्राम ले लोगे तो कुछ भी आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर? 0.25 मोल आ जाएगा। हो सकता है यहाँ वॉल्यूम दिया हो 5.6 लीटर, 2.8 लीटर, 11.2, दैट डजंट मैटर, कुछ भी दिया हो सकता है। समझ में आया क्या? ये कितने मोल है बेटा? 0.25, तो डेफिनेटली इसका भी कितना मोल होगा? 0.25 मोल रहा होगा, हाँ या ना? तो फिर मास ऑफ CaCO3 प्योर या इम्प्योर, जो रिएक्शन में है वो कैसा है? प्योर है। रिएक्शन में हमेशा प्योर वाला ही पार्टिसिपेट करता है, याद करो, रिएक्शन में हमेशा प्योर वाला पार्टिसिपेट करता है। तो 0.25 मोल के लिए भी कितना आएगा? 0.25 मोल, तो मास कितना आ जाएगा? 25 ग्राम। मतलब ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है।
जो CaCO3 हमने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा कितना ग्राम है, x ग्राम, और कितना आया 25। तो क्या परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हो? तो यहां से परसेंटेज प्योरिटी क्या निकलेगा फॉर्मूला, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना आया 25 अपॉन इनिशियल मास, कितना है इनिशियल मास 50। इनिशियल मास मतलब टोटल इनिशियल मास कितना है 50 इंटू 100, तो कितना परसेंट प्योर हुआ 50% प्योर हुआ CaCO3। कितना परसेंट 50%। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन है। तो कितने केस बने? पहले केस में क्या निकालना है, प्रोडक्ट का मास, तो उसमें क्या किया परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट केस में रिएक्टेंट का मास, तो परसेंटेज प्योरिटी डिवाइड किया। और अगर परसेंटेज प्योरिटी निकालना ही पड़ जाए तो आप सैंपल को दो हिस्सों में बांट दो, एक प्योर और एक इम्प्योर, और जो रिएक्शन पार्टिसिपेट का क्या होगा वो क्या होगा प्योर, उस प्योर का कैलकुलेशन कर लो एंड दैट प्योर का मास अपॉन टोटल मास इनटू क्या हो जाएगा 100, तो क्या निकलेगा परसेंटेज प्योरिटी। और इस तरीके से तुम्हारा स्टाइकियोमेट्री समाप्त होता है। तो स्टाइकियोमेट्री में पहला क्वेश्चन बेसिक आता है, इतना रिएक्टेंट है तो बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा। उसमें अब तुम्हें फंसने के नाम पे दो तीन चीजें ही समझ सकते हैं, जहां तुम आप अटकोगे वो दो तीन चीजें ही हैं। आपको रिएक्शन ही पता नहीं चला, मान लीजिए उसने बोला पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है, उसने बोला लाइमस्टोन डिकम्पोज हो रहा है, बेरियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, सिल्वर कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा समस्या है। तो मैं यहाँ पे नोट लिखने जा रहा हूँ जो आपके लिए काम आएगा कि रिएक्शन को कैसे लिखना चाहिए। देखो बेसिक रिएक्शन आएगा तुम भी लिख लोगे। मान लो बोला हैवर्स प्रोसेस में अमोनिया बन रहा है बाय कंबाइनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो सिंपली N2 + H2 गिव्स NH3 एंड बाय बैलेंसिंग क्या मिल जाएगा N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो ये सिंपल है। लेकिन कुछ यहाँ पे ट्रिकी रिएक्शंस भी हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। अब वो ट्रिकी रिएक्शन क्या है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखो खासकर आप डिकम्पोजिशन में जरूर फंसेंगे, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, इन सबको गर्म करते हो तो आपको इनके ऑक्साइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑक्साइड, मतलब BaO, MgO ये सब मिलेगा। लाइक मान लो CaCO3 को तोड़ा तो क्या मिलेगा CaO + CO2 गैस मिलेगा। तो ये कुछ सिंपल कार्बोनेट्स हैं। सिंपल कार्बोनेट्स को हीट करने पे क्या मिलता है? उनका ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी में दूसरा स्पेशल टाइप है सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, ये अलग है। अगर आप सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते हो तो मैंने आपको 11th में सिखाया था क्या मिलेगा, सिल्वर सॉलिड मिलेगा प्लस CO2 गैस मिलेगा और साथ में O2 गैस भी मिलेगा। मतलब ये फर्दर जो ऑक्साइड बना होगा वो भी टूट जाता है। और तीसरे में आते हैं S ब्लॉक कार्बोनेट। क्या आते हैं? S ब्लॉक कार्बोनेट्स, जैसे Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड सीजियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है Li2O, इसका ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। मतलब ये भी समहाउ इनको फॉलो कर रहा है। और जब इनको हीट करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, दे आर थर्मली वेरी स्टेबल। अब एक बार उन्होंने सवाल पूछा था, जानते हो क्या? ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 0.2 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट what will be the amount of CO2 produced? and answer was 0। लेकिन ये लिख के भी अगर करोगे और जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में था। तो अगर किसी को पता ही नहीं है कि ये तो टूटते ही नहीं है तो आप गलती से कैलकुलेशन कर बैठेंगे 0.2 मोल से। तुम्हें करना है क्या, 1 मोल से सर 1 मोल, 0.2 मोल से 0.2 मोल, और मोल आ गए तो वॉल्यूम तो निकाल ही दोगे। लेकिन उसका आंसर कितना होगा 0 ml। क्यों भाई? ये थर्मली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, दे आर थर्मली स्टेबल।
इसके अलावा लास्ट जो बचता है वो है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, जो मैं नॉर्मल इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स की बात कर रहा हूं, पोटेशियम क्लोरेट। तो जब पोटेशियम क्लोरेट टूटता है तो क्या बनता है, क्या सिखाया है, KClO3 जब टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, KCl प्लस O2 गैस, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। इसको आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, ये मिलेगा, सॉलिड है, ये गैस है। तो ये जो दो डिकम्पोजिशन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर लेता हूं पांचवा, जो कि है ऑर्गेनिक एसिड्स वाले। ये भी आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि अगर फॉर्मिक एसिड को डिकम्पोज करते हैं, किसको, फॉर्मिक एसिड को, तो फॉर्मिक एसिड को डिकम्पोज करने पर मिलता है सिंपल CO गैस प्लस H2O। ये कौन सा एसिड है बेटा, फॉर्मिक एसिड, ये भी अपने काम की चीज है। एंड सेकंड है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है फॉर्मूला, H2C2O4। जब इसको हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो 2 मोल CO2 बन जाए, तो ये आपके काम आएगा। और इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उसको समझो। इसको मैंने आपको समझाया था ईडियोमेट्री में। ईडियोमेट्री जानते हो, डू यू नो ईडियोमेट्री? सुनो, सब कुछ स्टाइकियोमेट्री के अंदर ही है। ये जो अभी चल रहा है ये सब कुछ स्टाइकियोमेट्री के अंदर ही है, लेकिन इससे वैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिससे बहुत आसान दिखने वाला क्वेश्चन आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है। जैसे मैंने बोला कि ये आपको बहुत आसान दिखेगा, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है कि सिल्वर कार्बोनेट टूटने से सिर्फ सिल्वर मिलता है या ये टूटने से कुछ नहीं मिलता है, तो आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है कि जो हम अपने दिमाग से क्वेश्चन मान के सॉल्व करते हैं वो भी ऑप्शन में आपको दिखेगा, वो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है। मालूम नहीं है और जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में भी है। देखो, जो तुमसे आंसर आ रहा है ऑप्शन में नहीं है तब आप छोड़ सकते हो, आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो आ रहा है और वो ऑप्शन में दिया हो तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसलिए ध्यान रखना है। यूडियोमेट्री क्या होता है? अब क्वेश्चन आया कि मैंने प्रोपेन को जलाया, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोपेन इज कंबस्टेड विद ऑक्सीजन, और उस गैसियस प्रोडक्ट को हमने एक्वस KOH से पास किया। किससे पास किया? एक्वस KOH से। उसकी वजह से देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय 20 ml। जो भी गैसेस प्रोडक्ट बने उसमें कितना वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन आ गया? 20 ml। या बोला ऑन कूलिंग देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय 30 ml। तो कूलिंग करने से क्यों कॉन्ट्रैक्शन आया है, वो किसका वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम घट रहा है? एक्वस KOH से पास करने से क्यों आया है? या मान लो आया पैरागोलॉल से पास कर दिया तो इतना कम हो गया। अब पैरागोलॉल क्या होता है आपको थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया अल्कोहल फिनॉल में। तो ईडियोमेट्री में आपको यह समझना है कौन सा सब्सटेंस किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसमें मैं समझाऊंगा कि जो एक्वस KOH है वो किसको एब्जॉर्ब करता है? CO2 गैस को। कूलिंग करने से कौन बाहर निकलता है? H2O। आपने जो H2O गैस या वेपर बना होगा उसको कूल करके बाहर निकाल दिया होगा, तो वाटर की वजह से वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आता है। इसके अलावा अगर मान लो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, ये किसको एब्जॉर्ब करता है? H2O को। किसको एब्जॉर्ब करता है? H2O को। एनहाइड्रस CuSO4.5H2O तुरंत बन के क्या बन जाता है? CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियॉल। तो मान लो क्वेश्चन बोला गया कि कंबशन हुआ और गैसेस प्रोडक्ट को किससे पास किया गया? एक्वस कॉपर सल्फेट, एंड देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय 20 ml। तो तुरंत नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू 20 ml। सीधा वॉल्यूम ऑफ H2O कितना आ गया? 20 ml। तो सेम क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया, इतना प्रोपेन जलाया तो कितना CO2 गैस बना? क्वेश्चन वाज क्वाइट सिंपल, बैलेंस द रिएक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ मोल बैलेंस,
1 मोल से 1 मोल, तो 2 मोल से 2 मोल, या वट एवर जो भी कहेगा उससे कैलकुलेशन आएगा। लेकिन उसने अब ये पूछा तो जरूर कि फाइंड आउट द मास ऑफ CO2 गैस, लेकिन कहीं कंबशन के बाद सीधा लिख दिया ऑन पासिंग द गैसियस प्रोडक्ट Y एक्वस KOH देयर इज अ कंट्रैक्शन वॉल्यूम बाय 30 ml। तो अब बोलोगे कि हाँ 30 ml जो वॉल्यूम है वो किसका है, CO2 गैस का है, और वहां से जो वॉल्यूम मिला उसके थ्रू मोल या मास निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो यूडियोमेट्री का उपयोग हम यहां करते हैं। फोर्थ पैराग्लोल बताया है किसके लिए होता है बेटा, O2 के लिए। तो ये हमें इंफॉर्मेशन काम आ सकता है। एग्जाम्पल समझ में आया मैंने क्या बोला, ये लिख के समझाऊं। C3H8 को हमने जलाया, जो गैसेस प्रोडक्ट बने, गैसेस प्रोडक्ट में कौन कौन बनता है बेटा, CO2 और H2O। जो गैसेस प्रोडक्ट बने उसको हमने किससे पास किया, एक्वस KOH से, और देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम बाय 30 ml। तो जो 30 ml कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, CO2 गैस चला गया, इस वजह से हुआ। तो आप CO2 का क्या आपको मिल गया, वॉल्यूम, इससे क्या निकाल सकते हैं, उसका मास। क्लियर? तो ये फाइनली आपका स्टोइकियोमेट्री होता है समाप्त। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। तो चलो अभी बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो देखो, अगर हम बात करें सॉल्यूशन का, सबसे पहले बात करें सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म अगर आपको समझना है तो आपको यह भी समझना होगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो किसके लिए अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को आपको नॉर्मली समझाया है, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब भी आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो उससे सॉल्यूशन तैयार होता है। उस सॉल्यूशन की एनालिसिस हम किस टर्म में करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो कंसंट्रेशन टर्म में अगर हमने सॉल्यूशन बनाया है सिंपली बाय डिसॉल्विंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट, इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन व्हिच इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बाकी सॉल्यूशन चैप्टर में हम इसको रिवाइज और करेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल डायमीटर, ये और भी टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अभी आज का जो अपना कंसर्निंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का टाइप नहीं, वो सॉल्यूशन का मेजरमेंट है। तो सॉल्यूशन का मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इसमें बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स अपने सामने आ चुके हैं, तो अभी आज है इसको जल्दी से रिवाइज करने का मौका। रिवाइज करते हुए फॉर्मूले को ध्यान में रख लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर आता है उसमें भी ये काफी काम आएगा। क्लियर? तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म जो हम जानते हैं उसका नाम क्या है बेटा, मोलैरिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ फॉर्मूले में, मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करूं तो इसका यूनिट क्या हो गया बेटा, मोल पर लीटर, या सिंपल मोलर भी दिखाते हैं ना। अब ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम आ गया, और मैंने सिखाया जिसमें भी वॉल्यूम आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट, डिपेंडेंट टर्म है। कैसे, डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और मोलैरिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पहला कंसंट्रेशन टर्म हो गया मोलैरिटी। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी, जो कि है स्मॉल m। ये भी सोल्यूट के मोल्स को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सॉल्यूशन के वॉल्यूम में नहीं, सॉल्वेंट के मास में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रहे मास ऑफ सॉल्वेंट ही लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हो गया मोलैलिटी। अगर हम छोटे पॉइंट्स का बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, मोल पर केजी। टेम्परेचर डिपेंडेंट की इनडिपेंडेंट, टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट। क्यों, आपसे कोई पूछे सर्टेन रीजन में क्यों, तो क्या बोलना है, वॉल्यूम का टर्म नहीं है। द थर्ड कंसंट्रेशन टर्म विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इज नॉर्मेलिटी। क्या, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी समहाउ सिमिलर टू मोलरिटी, बट इसमें अंतर यह है कि ये मोल्स की जगह क्या मेजर करता है, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या मेजर करता है, ग्राम इक्विवेलेंट। अभी भी बहुत सारे लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये फाइनल है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट आपको और भी जो बाकी के चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें काम आता है। तो नॉर्मेलिटी की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या बताएगा, मोल्स की जगह बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये भी मोलरिटी की तरह ही है, खाली मोल्स की जगह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका यूनिट बताएंगे आप लोग, यूनिट क्या होगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, तो एग्जैक्टली सिमिलर टू मोलरिटी, ये भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। बताओ क्या ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा, इनवर्सली, इनवर्सली। अब क्वेश्चन है कि सर ग्राम, मोल तो समझ में आता है कि मोल कैसे निकालते हैं, मोल तो क्लियर है कि मोल निकालने के लिए सिंपल क्या करोगे, गिवन मास को किससे डिवाइड कर दोगे, मोलर मास से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल। लेकिन अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूले फॉर ग्राम इक्विवेलेंट, सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, सबसे सिंपल फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट का, सिंपल, मोल्स इनटू एन फैक्टर। जो भी आपने मोल्स मल्टीप्लाई, जो भी मोल्स निकाला है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से। या फिर दूसरा फॉर्मूला बिल्कुल यही है, इसी का थोड़ा सा मैनिपुलेटेड वर्जन, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जहां पे जो इक्विवेलेंट मास है, जो इक्विवेलेंट मास है वो कैसे निकालोगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से। कैसे निकालोगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से। तो मैं बोलूंगा ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम ही है। अगर आप ध्यान दो, इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो नीचे अगर मोलर मास आ गया तो मास अपॉन मोलर मास क्या आ गया, मोल इंटू एन फैक्टर। तो इन शॉर्ट ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दिमाग में क्या सेव करेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर, और मोल का फॉर्मूला पता ही है क्या, गिवन मास अपॉन, बहुत बढ़िया। अब जो प्रॉब्लम है वो किसमें है, एन फैक्टर में। एन फैक्टर क्या होता है, तो आपको समझाया है कि एन फैक्टर अगर हमें समझना है तो हमें केसेस समझने पड़ेंगे। अगर आप एटम्स के लिए एन फैक्टर लेते हो, किसके लिए, एटम्स के लिए एन फैक्टर लेते हो, तो एटम्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी। क्या होता है, वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, एल्यूमिनियम का 3। लेकिन वहीं पे अगर एलिमेंट ले लेते हो H2 तो एन फैक्टर ऐड हो जाता है 2, O2 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा 4, Cl2 ले लेते हो क्या हो जाएगा 2। तो ध्यान रहना है कि यहाँ पे एटम्स का एन फैक्टर ले रहे हैं या फिर एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल्स का। अब अगर अपने को एसिड का एन फैक्टर लेना है तो एसिड का एन फैक्टर क्या होता है भाई बताइए, नंबर ऑफ H प्लस। क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने भी होंगे उस एसिड में। जैसे कि HCl का एन फैक्टर 1, H2SO4 का एन फैक्टर 1 या 2, 1 भी हो सकता है और 2 भी, क्योंकि डाइप्रोटिक एसिड है तो जरूरी नहीं है कि दोनों प्रोटॉन एक साथ रिलीज करे, कि दोनों भी एक एक करके रिलीज कर सकता है। लाइक अगर मैंने बोला H2SO4 प्लस NaOH फॉर्म्स NaHSO4, देखना कितने H रिप्लेस हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि जल्दी से भावनाओं में बहते हुए और हम यहाँ पे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास पूछूं मैं आपसे तो m/2 लिख दिया। क्या लिखना पड़ेगा, m/1। रिप्लेस कितने हो सकते हैं, 2, लेकिन रिप्लेस हुआ कितना है, 1। तो रिएक्शन में अगर पूछा जाए, अगर ऐसा क्वाइट सिंपल ऐसे नॉर्मल पूछा जाए तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना लोगे, 2। लेकिन रिएक्शन दे के अगर पूछा जाएगा तो आप रिएक्शन में ढंग से देखना कि उसमें लिटरली एक ही रिप्लेस हुआ है, 2 रिप्लेस हुआ है। अब इसमें एक्सेप्शनल पॉइंट भी आता है। क्या समझाया था, H3PO4 में एक्चुअल रिप्लेसेबल कितने हैं, सिर्फ 3, लेकिन H3PO2 में कितने हैं, PO2 में 1, PO3 लिखूंगा तब 2, सीरीज याद हो गया तुम लोग, और H3PO2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 1। और एक और एसिड मैं यहां मेंशन करने जा रहा हूं, शायद तब भी किया था, H3BO3 बोरिक एसिड।
बोरिक एसिड में कितने एन फैक्टर दिख रहे हैं? 3, लेकिन है कितना? 1। अब ये मैं समझा दे रहा हूं कैसे, देखो ध्यान से। इसमें तो क्लियर है, देखो ध्यान समझना, यहां नोट मैं लिख रहा हूं। H3PO4, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात भी हम यहां डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है देखिए, H3PO4 अगर मैं बनाता हूं तो कितने OH लिंकेज हैं? 3 OH लिंकेज हैं। तो डेफिनेटली जो OH बॉन्ड है वो H प्लस प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए एन फैक्टर कितना है? 3। कितने पीएच बॉन्ड है? पीएच बॉन्ड कितने हैं? 0। अगर मैं H3PO3 बनाता हूं, POH देन OH देन H, तो इसका फॉर्मूला क्या है? H3PO3। एन फैक्टर कितना है? 2, क्योंकि 2 ही H रिलीज करेगा। और कितने पीएच बॉन्ड है? 1। ध्यान सुनते रहेगा। H3PO2 की बात करें तो ये OH है, HH 2 पीएच बॉन्ड है। इसमें कितने रिप्लेसेबल H प्लस हैं? 1 रिप्लेसेबल H प्लस है। इसमें कितने पीएच बॉन्ड है? इसमें कितने पीएच बॉन्ड है? 1। इसमें कितने पीएच बॉन्ड है? 0। तो मैं इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूं, फॉस्फोरिक एसिड याद करो, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल पॉइंट हुआ करते थे, तो मैं वहां पे यहां मेंशन कर देता हूं। पहला जो आपको शायद पता हो, याद हो, एक्सेप्शन था कि अगर मैं इनका एसिडिक कैरेक्टर निकालूं, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालूं, तो बाकी ऑक्सी एसिड्स में क्या होता है? जितना ऑक्सीजन उतना अच्छा एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे H3PO2, H3PO3 में एक्सेप्शनली कौन ज्यादा होता है? H3PO2। एंड दूसरा जो मैं लिखने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और वो है रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जो ऑक्सी एसिड्स फास्फोरस के हैं, अगर उनका आप रिड्यूसिंग पावर लिखते हो तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड। तो इस हिसाब से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन हुआ? H3PO2, H3PO3, H3PO4। ये मैंने इसलिए बता दिया, ये असर्शन रीजन लाइक क्वेश्चन है। तो रिड्यूसिंग पावर नो डाउट याद तो हो ही जाएगा कि जो एक्सेप्शन एसिडिक वाला था वो एक्सेप्शन किस में हो गया? रिड्यूसिंग पावर में। बट द मेन प्रॉब्लम इज व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या बोलोगे? नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड। जितना ज्यादा पीएच बॉन्ड होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है। अब बात करते हैं कि सर H3BO3 में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? इसको अगर 3 H दिख रहे हैं तो इसमें आपने एन फैक्टर क्यों बोला? देखो मैं यहां पे सिंपल एक रिगार्ड लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। It is a Lewis acid. It is a Lewis acid, not Arrhenius acid. Not Arrhenius acid. अब ये क्या लिख दिया? H3BO3 को अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि ये तीनों H प्लस दे देगा, जस्ट लाइक दिस। कितने OH बॉन्ड है भाई? 3 OH बॉन्ड है। तो हमें देख के इसको क्या लग रहा है कि इसका एन फैक्टर कितना होना चाहिए? 3। प्रॉब्लम है जैसे तुम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो कि जाओ 3 H प्लस दे के आओ, ये मना कर देता है। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं H प्लस और OH में, जैसे इसको वाटर में डालते हैं, ये H प्लस देने के बजाय OH को खा लेता है, क्योंकि ये एक का है हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है? हाइपोवैलेंट। बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3, तो बॉन्ड बनने चाहिए कितने? 5, लेकिन बना कितना है? सिर्फ 3। तो 3 + 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो इसको कितने लोन पेयर कमी है? 1 लोन पेयर कमी है। तो जैसे इसको पानी में डुबालते हैं, ये H प्लस देने के बजाय OH माइनस ले लेता है, मतलब OH माइनस का लोन पेयर ले लेता है। और कितने OH माइनस के लोन पेयर लिए? 1। इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 1। अब क्योंकि इसने लोन पेयर लिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लुईस एसिड इंस्टेड ऑफ आर्सेनियस एसिड। आर्सेनियस एसिड क्या होते हैं? जो डिसॉल्व करने पे H प्लस डोनेट करते हैं। क्या इसने H प्लस डोनेट किया? नहीं। तो ये जो इसके बारे में पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन यही है। इट इज अ लुईस एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट 1 लोन पेयर फ्रॉम OH माइनस व्हेन डिसॉल्व इन एक्वा सॉल्यूशन। ये डोनेट नहीं करता है H प्लस, जस्ट लाइक अदर ऑक्सी एसिड्स। तो ये आपके लिए एन फैक्टर के अंदर ही बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स देखने को मिले।
क्या समझ में आया? तो आज हमने 3 मेन कंसंट्रेशन टर्म्स देखे। कौन कौन सा? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलो, क्या निकालोगे सीधा? मोल्स, उसको कैसे डिवाइड कर दोगे? वॉल्यूम से। तो क्या मिल जाएगा? मोलैरिटी। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वॉल्यूम का टर्म है। सेकेंड टर्म मोलैलिटी, क्या है ये? मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। थर्ड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीधा क्या निकालोगे बोलो? मोल इनटू एन फैक्टर। क्या एन फैक्टर क्लियर हो गया? एटम्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी। एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस। ऐसे ही अगर हम बात करें बेसिस के लिए एन फैक्टर, तो बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। जितने भी उसके पास OH माइनस आयंस हैं वो उसका एन फैक्टर होगा। जैसे NaOH में 1 है, KOH में 1 है, BaOH होल ट्वाइस में 2 है, इस तरीके से। और इसके अंदर कोई एक्सेप्शनल पॉइंट ऐसा नहीं है। तो ये 3 जो मेन कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो आपके सामने मैंने लिखे। अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो बाकी कंसंट्रेशन टर्म है उनको थोड़ा समझ लेते हैं, उसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है वो क्या आता है? मोल फ्रैक्शन। क्या आता है बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोलिए? स्मॉल x से। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? आपसे कोई पूछे व्हाट इज मोल फ्रैक्शन तो क्या बोलोगे? तो सिंपल आपको समझाया है, मोल ऑफ अ कंपोनेंट, मोल ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या मिल जाता है? मोल फ्रैक्शन। और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उसका मोल फ्रैक्शन आप ऐड कर दो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1। क्योंकि टोटल फ्रैक्शन हमेशा कितना हो सकता है? 1। मोल जोड़ने से 1 लिखना है कि मोल फ्रैक्शन जोड़ के 1 लिखना है? मोल फ्रैक्शन ऐड करके कितना हो सकता है? 1। जैसे अपने पास मान लो एग्जांपल हो छोटा सा कि 4 ग्राम H2 है और इसको 16 ग्राम O2 के साथ हमने मिक्स किया और पूछा कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना है। तो अगर 4 ग्राम H2 है तो इसके मोल कितने हुए? 2। गिवन मास 4 अपॉन मोलर मास 2, 4/2 2। इसके मोल कितने होंगे? 16 अपॉन 32 मतलब 0.5। तो फिर H2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? H2 का मोल होगा मोल ऑफ H2 अपॉन मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ O2। तो मोल ऑफ H2 कितना है? 2 अपॉन टोटल कितना है? 2.5। क्लियर? तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 2.5। ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? H2। O2 को निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब जो इसके बाद जो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़े ना, अभी जो आजकल का ट्रेंड है वो समझा रहा हूं, वो डायरेक्टली कोई डेटा ना दे करके आपको थोड़ा घुमा के लाते हैं। आपको परसेंटेज टर्म्स दे देंगे और पूछेंगे इतना परसेंट ये है तो बताओ मोलैरिटी क्या होगा या मोलैलिटी क्या होगा। उनको भी पता है कि अगर फॉर्मूला अपने को याद है तो मोल निकालना इतना कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है। गिवन मास अपॉन क्या कर देंगे? मोलर मास। तो अभी हमने कितने कंसंट्रेशन टर्म्स सीखे अभी बेसिकली? कौन कौन से? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। अब मैं आपको समझा देता हूं परसेंटेज टर्म्स, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे सबसे पहला है परसेंटेज W/W, इसी को बोलते हैं परसेंटेज मास बाय मास। ध्यान सुनिएगा, परसेंटेज W/W में ऊपर W जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? मास ऑफ सॉल्यूट को। किसको? मास ऑफ सॉल्यूट। डिवाइड बाय किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ सॉल्यूशन को। ध्यान से देखना, इनटू 100। और दोनों जो परसेंटेज में टर्म यूज करते हो उसमें जो मास लेते हो किसमें लेते हैं? ग्राम में। अब इसके ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन समझाता हूं कैसे आता है, ध्यान समझना। जैसे क्वेश्चन आए व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ 20% W/W एक्वस NaOH। अब देखो परसेंटेज से तुम्हें क्या पूछ दिया? मोलैलिटी।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे में जाने का है, आगे वैसे फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है लेकिन यहां पे मैं समझाऊं, जो दिया है उसको एक्सपेंड करना और जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिखना। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% W बाय W एक्वस NaOH। पहले मुझे बताइए बेटा, एक्वस NaOH का मतलब सॉल्यूट कौन है? NaOH। सॉल्वेंट कौन है? वाटर, H2O है। तो 20% W जो कि किसका होगा? सॉल्यूट का। परसेंट मतलब क्या? पर 100 ग्राम। तो क्या लिख सकते हैं इसका मतलब? 20 ग्राम सॉल्यूट बोले तो NaOH इन 100 ग्राम वाटर या सोल्यूशन? सोल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास 20, सॉल्वेंट का मास 80 और सॉल्यूशन का मास 100। हमें क्या निकालना है बताइए तो? मोलैलिटी। व्हाट इज द मोलैलिटी बेटा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स बताओ कितना होगा? गिवन मास कितना है? 20 अपॉन मोलर मास 40, तो 20 बाई 40 मोल हो गया, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। 20 रखूं कि 100 रखूं? ना 20 ना 100, कितना आएगा? 80। और किस में आएगा बेटा? केजी में। और ये किस में है? ग्राम में। तो 80 बाई क्या करना पड़ेगा? 1000। सिंपली यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन और आपको मिल जाएगा मोलैलिटी। समझ में आया क्या? तो ये क्या हो गया? परसेंटेज W बाई W। तो कैसे समझाया? अगर परसेंटेज का टर्म दिया है जस्ट उसको क्या करो? एक्सपेंड करो और जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। परसेंटेज देखते ही आधे क्वेश्चंस तो पहले ही हम छोड़ने के ऊपर रहते हैं कि नहीं ये 3 लाइन हो गया, 4 लाइन क्वेश्चन है, परसेंटेज आगे छोड़। इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको रिकॉग्नाइज करना है W अपॉन W। नीचे क्या पुट करना है वो भी ध्यान रखना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, या इसमें अगर मेरी तरफ से एडवाइस की मैं बात करूं कि कैसे क्या करें कि क्वेश्चन अपना 100% सही रहे, तो मैंने तब भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, सारे स्टेप्स प्रॉपर लिखो। सारे स्टेप्स क्या करो? प्रॉपर लिखो। क्या निकालना है, क्या दिया है। हो सकता है आपको आसान लगता है लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन मिलता है 0.8, 0.08, 80 ऐसे मिलता है, तो आपका एक पॉइंट भी उधर आपके मार्क्स का नुकसान करा सकता है। तो ये हो गया परसेंटेज W बाय W। और इसी से मिलता जुलता क्या है? परसेंटेज V बाई V या परसेंटेज W बाई V। परसेंटेज V बाई V या परसेंटेज W बाई V। तो बताओ जरा 6 नंबर, परसेंटेज W बाई V। W बाई V का मतलब ऊपर का W क्या रिप्रेजेंट करेगा? मास। और नीचे का V क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो क्या लिखेंगे परसेंट W बाई V का मतलब? बोलो। मास ऑफ सोल्यूट, जो कि किस में लेंगे? ग्राम में कि केजी में? अपॉन V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेंगे? ml में। जब भी परसेंटेज का टर्म है तो छोटा यूनिट लिया जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आए कि मान लो क्वेश्चन आए फाइंड आउट मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी, कुछ भी आ सकता है, मोलैरिटी ऑफ 30% W बाई U और W बाई V यूरिया। यूरिया निकालना है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2CO NH2। वेरी गुड। तो पहले 30% W बाई V का मतलब समझाएंगे। बोलिए। 30 ग्राम सोल्यूट, कौन है सोल्यूट? यूरिया इन 100 ml सोल्यूशन। तो क्या आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है? क्या आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है? और साथ में आपको क्या दिया है? सोल्यूट का मास। और निकालना क्या है? मोलैरिटी। तो जरा फॉर्मूला बोल दीजिए मोलैरिटी का। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 30 अपॉन यूरिया का मोलर मास 60 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो 100 ml है तो लीटर कितना हो जाएगा? 0.1। तो 0.5 अपॉन 0.1, 5 मोलर आंसर आ गया, 5 मोल पर लीटर। और सिमिलरली आप 7th नंबर जो कर सकते हैं परसेंटेज V बाई V, इसका मतलब खुद ही बता दो। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किस में लेंगे? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में लेंगे? इनटू, कर लोगे?
और जो आखिरी इंडिविजुअल कंसंट्रेशन टर्म है वो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। जैसे पर सेकेंड पर परसेंट है, पर 100 है, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन हो जाए। 1 मिलियन का मतलब 10⁻⁶, 10 लाख को बोलते हैं। तो सिंपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पीपीएम का मतलब बताओ, तो क्या लिखोगे ऊपर? मास ऑफ सल्यूट विच इज इवेंचुअली इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और परसेंट की जगह पर मिलियन है तो इंटू 10⁻⁶। अब समझो, तभी मैंने बताया था, अभी बता रहा हूं। पीपीएम का यूज कहां करते हैं? टू मेजर हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस किस वजह से होता है? ड्यू टू सल्फेट, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पीपीएम इज जनरली यूज, क्या लिखा मैंने यहां पे देखो, इट इज जनरली यूज टू मेजर हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? लेदर फॉर्मेशन नहीं होने देता है, फ्रॉथ फॉर्मेशन नहीं होने देता है। जो हार्ड वाटर होता है उसमें लेदर फॉर्मेशन, फ्रॉथ फॉर्मेशन, झाग नहीं बनता है। इस वजह से वो सुटेबल नहीं है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, लॉन्ड्री पर्पज के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो हार्डनेस क्या लिखा है मैंने? इट इज ड्यू टू, क्वेश्चन आ सकता है क्या, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट्स ऑफ व्हाट? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो। तो क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं पानी में, उसकी वजह से क्या होता है? हार्डनेस। और उन्हीं का मास डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? पीपीएम। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर पीपीएम निकालना है तो हमें दो मास चाहिए। एक किसका मास चाहिए बेटा? सॉल्यूट का। और एक किसका मास चाहिए? सॉल्यूशन का। दोनों क्या करोगे? डिवाइड इंटू 10⁻⁶। लेकिन मैंने आपको दूसरा भी टर्म समझाया था, कभी कभी इसका मास तो दिया होता है लेकिन इसका सॉल्यूशन दिया होता है। इंस्टीड ऑफ मास क्या दिया होगा? सॉल्यूशन। तो कैसे टेकल करोगे? तो समझाया था, देयर इज अनदर अल्टरनेटिव। 1 ppm इज बेसिकली इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। बोलो क्या लिखा मैंने? इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब अगर मिलीग्राम पर लीटर भी निकाल देते हो तो किसके बराबर हो जाता है? पीपीएम के। किसके बराबर? पीपीएम के। मिलीग्राम किसका? सॉल्यूट का। और लीटर किसका? इज इट क्लियर? एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं कर दूं, इफ 2 milligram of solute present in 100 gram of solution, express the concentration term in ppm। तो बताओ क्या ppm से ही हो जाएगा या mg पर लीटर में ले जाना पड़ेगा? दोनों का मास दिया है कि मास और वॉल्यूम दिया है? दोनों का मास दिया है। तो अगर दोनों का मास दिया होगा तो ऊपर वाला मास भी किस में रखना है? ग्राम में। नीचे वाला मास भी ग्राम में। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट? 2 मिलीग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 100 ग्राम इंटू 10⁻⁶। तो कितना आ गया? 2 इंटू 2 ppm आया। ये कितना बचेगा? 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 100। तो कितना आएगा? 20 ppm। इस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म समाप्त होता है।